Hello everyone, my name is Ramasri Rai. Welcome at MMC. So guys, in my today's lecture, I'll be discussing you 30 most important idioms and phrases. Okay? चलिए तो आज का जो हमारा लेक्चर है 14 है. तो देखिए हाफ मास्ट का मतलब क्या होता है. अगर ये इडियम्स आपके पास आ गया तो हाफ मास्ट का मतलब क्या होता है. वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाए तो बच्चे नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो हाफ मास्ट का मतलब क्या होता है. नॉर्मली जानते हैं आप कि जब कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो देखिए क्या होता है, ये पोल से थोड़ा नीचे कर दिया जाता है झंडे को. देखिए लिखा हुआ है इफ अ फ्लैग इज फ्लाइंग एट हाफ मास्ट इट इज फ्लाइंग फ्रॉम द मिडिल ऑफ द पोल नॉट द टॉप टू शो रिस्पेक्ट एंड सॉरो फॉर समवन हु हैज जस्ट डाइड. जैसे कोई बहुत ही फेमस व्यक्ति, कोई बहुत ही फेमस पर्सनालिटी एक्सपायर कर गया हो तो वहां पे क्या किया जाता है, हाफ मास्ट कर दिया जाता है. मतलब झंडे को बीच से, पोल से ही लहराया जाता है. ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट पर्सन. ठीक है, चलिए तो अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है मिनिस वर्ड्स. तो ये बहुत ज्यादा एग्जाम में भी पूछा जाता है, मिनिस वर्ड्स का मतलब क्या होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिनिस वर्ड्स का क्या मतलब होता है. तो मिनिस वर्ड्स का मतलब होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका मतलब होता है, मिनिस वर्ड्स का मतलब क्या होता है. मिनिस वर्ड्स का मतलब होता है ना. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिनिस वर्ड. मिनिस मतलब कि टू स्पीक, ध्यान, स्पीक इन अ वेरी डायरेक्ट एंड ऑनेस्ट वे विदाउट वरिंग अबाउट ऑफेंडिंग समवन. ही डज नॉट मिनिस वर्ड्स when it comes to giving his opinion about the new law. मतलब साफ साफ स्पष्ट रूप से बोलने को ही कहा जाता है ना, मिनिस द वर्ड्स. जैसे कुछ लोग होते हैं ना ओपन माइंडेड, फ्रैंकली बोलते हैं, बिना कुछ हेजिटेशन के बोलते हैं. नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं टू मेजर स्वॉर्ड्स. देखिए ध्यान दीजिएगा, टू मेजर स्वॉर्ड्स का मतलब होता है, स्वॉर्ड्स माने तलवार होता है, किसी के तलवार को मेजर करना. इसका मतलब क्या है कि तलवार को मेजर करने का आशय यहां पे एकदम स्पष्ट है और क्लियर है कि उसके ताकत और उसके स्किल को तौलना, नापना, समझना, गेस करना. ठीक है, जैसे सॉरी फॉर दैट, टू इंगेज इन अ स्वॉर्ड ड्यूल अगेंस्ट अनदर पर्सन. आई वॉज सॉरी गाइस, I was a very skilled swordman in my youth. I measured swords many times and lived. मतलब मैं मतलब I learned swording too much. मतलब मैंने स्वॉर्ड की कला को अच्छे से सीखा है ना. I was a good swordman. ठीक, I measured a lot of swordmen. मतलब बहुत सारे है ना जो स्वॉर्डमैन थे उनके साथ मैंने ड्वेल किया और उनकी ताकत का अंदाजा लगाया. ठीक है, क्लियर. आप देख सकते हैं टू ड्यूल विथ स्वॉर्ड्स, देखते हैं माने देखते हैं ना एक दूसरे को क्या है, ट्राई टू वंस स्किल अगेंस्ट अनदर. एक दूसरे की स्किल को जज करने को कहा जाता है, एक दूसरे के स्किल को जज कर किया जाता है. ट्राई टू वंस स्किल अगेंस्ट अनदर. देखिए दो स्वॉर्डमैन आपस में बुरी तरीके से लड़ रहे हैं और एक दूसरे के स्किल और ताकत का अंदाजा लगा रहे हैं. ठीक है, आप देख सकते हैं, यू कैन सी विद द हेल्प ऑफ इमेज एंड यू कैन जज व्हाट इज गोइंग ऑन एंड विथ टू फाइटर्स. ठीक है, नेक्स्ट जो इडियम्स है बहुत प्यारा है, इन अ बैड ऑर्डर. बैड ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि खुशबू, खराब खुशबू का होना. आप देख सकते हैं मैडम ने ना कैसे किया, इसका मतलब कुछ बदबू आ रहा है, समथिंग इज रॉन्ग. तो हैविंग बैड रेपुटेशन, कभी कभी लोग कहते हैं अरे छी छी मारिए वो बड़ा बेकार आदमी है, वो उसका रेपुटेशन सही नहीं है, कि इमेज सही नहीं है, उसने अपने आप से ही सब कुछ गड़बड़ कर लिया है. इन अ बैड ऑर्डर दे आर नॉट हैप्पी अबाउट समथिंग दैट दे हैव डन और यू हैव डन. कोई ऐसा काम आपने किया है जिससे आपकी रेपुटेशन खराब हो गई हो, आपका रेपुटेशन गड़बड़ हो गया हो. अब देखिए नेक्स्ट इडियम्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉश वंस हैंड्स ऑफ समथिंग. देखिए भाई, वॉश हैंड्स ऑफ समथिंग, इसका मतलब किसी काम से हाथ धो लेना. जैसे कि चार पांच लोग काम कर रहे हैं, राइट, और मैं भी उसे में लगा हूं, फिर मैंने कहा मैंने हाथ धो लिया, मैं अब काम नहीं करूंगा. एम राइट.
मैं अब कुछ नहीं करूंगा चाहे वो कुछ भी हो जाए। तो इफ यू वॉश योर हैंड्स ऑफ समवन और समथिंग, you refuse to be involved with them anymore or to take responsibility for them. He seems to have washed his hands of this job. भाई मैं इस नौकरी से हाथ धो लिया। कई बार लोग कहते हैं बोलते समय कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपनी नौकरी से हाथ धो लेंगे, आप अपनी नौकरी से ही हाथ धुल लेंगे। इससे साफ जाहिर है कि आप जो काम कर रहे थे उससे आप कहने मतलब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं मिलेगी अगर आप कुछ गड़बड़ करेंगे। क्लियर हो रहा है पॉइंट? तो देख सकते हैं बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। इफ यू वॉश योर हैंड्स ऑफ समवन और समथिंग, you refuse to be involved with them anymore or to take responsibility for them. He seems to have washed his hands of the job. ठीक है, किसी काम से हाथ मोड़ लेना, अपनी जिम्मेदारी से हाथ मोड़ लेना। नेक्स्ट वर्ड है, आप देखिए वही आपका इडियम्स है। वॉश योर हैंड्स मतलब टू एंड वंस एसोसिएशन विथ समवन और समथिंग, किसी चीज से और किसी व्यक्ति से अपना हाथ खींच लेना, एसोसिएशन खत्म कर लेना, वॉश योर हैंड्स होता है। नेक्स्ट है कि टू कीप विद इन बाउंड्स, इसका मतलब होता है टू कीप वन सेल्फ विद इन लिमिट, माने लिमिट के अंदर रहने को कहा जाता है ना, बाउंड्री के अंदर रहना, लिमिट के अंदर रहना। तो कीप विद इन बाउंड्स का मतलब क्या होता है? टू काज आर फोर्स समवन टू रिमेन एडरेंट टू सम है ना प्रेस्क्राइब्ड लॉज, गाइडेंस एंड कोड्स, मतलब कंट्रोल में रहना, लॉ एंड ऑर्डर के अंदर रहना, राइट? तभी ये माना जाएगा कि यू आर लिविंग अंडर गाइडेंस, अंडर कंट्रोल। ठीक है, तो कीप विद इन बाउंड्स, बाउंड्स का मतलब होता है भाई बाउंड्री के अंदर रहना। भाई हमने कहा इस बाउंड्री के अंदर रहना है, आपको बाउंड्री के बाहर नहीं जाना है। इसका मतलब आपको है ना फाउंडेशन में लॉ एंड ऑर्डर को मानना। जैसे अगर आप भारत में हैं तो भारत के अंदर रहेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इडियम्स भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि बी इन द टू माइंड्स। भाई बी इन द टू माइंड्स अक्सर लोग कहते हैं ना, एक ही माइंड हो, वन माइंड, वन बिजनेस, वन डिजायर। इंसान की एक ही इच्छाएं होनी चाहिए। ठीक है, दो दिमाग होने का मतलब क्या आप समझ सकते हैं कि टू बी कंफ्यूज्ड एंड बी अनेबल टू मेक अ डिसीजन, मतलब कंफ्यूज्ड हो जाना और सही और उचित निर्णय ना ले पाने को ही कहा जाता है ना, बी इन टू माइंड्स। इफ यू आर इन टू माइंड्स मीन्स इधर जाऊं कि उधर जाऊं, ये करूं कि वो करूं, इसका मतलब आप कुछ नहीं कर सकते। बी इन टू माइंड्स, तो देख सकते हैं टू बी अनसर्टेन, किसी भी कार्य को लेकर के एकदम अनसर्टेन रहना, इसे कहते हैं। अब जॉइंटिस्ड आई, भाई है ना, कहते हैं कि सावन के गधे को सब कुछ हरा ही हरा दिखाई देता है, राइट? कोई गधा अगर सावन में अंधा हो जाए तो पूरी जिंदगी में उसको हरा ही हरा दिखाई देता। तो जॉइंटिस्ड आई का मतलब येलोड, देखिए लिखा है ना, येलो, प्रेजुडिस्ड है ना, एनेवियस आई, जॉइंटिस्ड आई कहा जाता है। प्रेजुडिस्ड आई जिसके अंदर प्रेजुडिस्ड हो, जैसे किसी चीज का अभिमान होना, किसी चीज का घमंड होना, है ना, तो उसे प्रेजुडिस्ड आई कहते हैं। शी गेज्ड एट द पेंटिंग विथ जॉइंटिस्ड आई, शी न्यू इट वाज बेटर देन हर्स, राइट? किसी चीज को ईर्ष्या के भाव से भी देखने को जो है ना, प्रेजुडिस्ड आई के हिसाब से देखा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इडियम्स है इन अ मैरी पिन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन अ मैरी पिन? तो मैरी पिन का मतलब होता है, आप देख सकते हैं, हैप्पी इन गुड स्पिरिट्स। आप देख सकते हैं एक केक है और कोई जरूर से जरूर बहुत खुश होगा तभी तो केक को रखा है। तो हैप्पी इन गुड स्पिरिट्स, आई एम ग्लैड टू सी माई सिस्टर इन मैरी पिन्स ऑन योर वेकेशन, है ना, ऑन आवर वेकेशन बिकॉज शी इज यूजुअली सो स्ट्रेस्ड बट दीज डेज, है ना। तो मैरी पिन का मतलब क्या होता है? हैप्पी, मैनी आपको जो मीनिंग याद रखना है, इन गुड स्पिरिट्स रखना है। इन अ मैरी पिन मतलब प्रसन्न स्थिति में, प्रसन्नचित स्थिति में, खुश होने की स्थिति में कहा जाता है मैरी पिन, राइट? तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट इडियम्स भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्या है? एट द ग्रीक कैलेंडर्स। तो ग्रीक कैलेंडर का मतलब आप जानते हैं, ग्रीक कैलेंडर का मतलब कुछ भी, है ना, जो कुछ आपने सोचा है वो कभी नहीं होगा। तो देख सकते हैं अ टाइम दैट इज एक्सपेक्टेड टू नेवर अराइव और अकर,
मैंने जो ग्रीक कैलेंडर होता है इसका मतलब कि कुछ भी वो समय कभी जीवन में आएगा ही नहीं, राइट। ग्रीक कैलेंडर मतलब वो जमाने का कैलेंडर जिस जमाने में कैलेंडर हुआ ही नहीं था और कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपने सोचा है। तो समथिंग विच इज इम्पॉसिबल, कोई ऐसी चीज जो असंभव है और वो कभी घटित नहीं होगी। तो ग्रीक कैलेंडर माने कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा कार्य जो कभी भी घटित ना हो, जो कभी भी ना घटे। सॉरी। अब देखो बेटा, नेक्स्ट है टू ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस। ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस इडियम का मतलब क्या होता है? इन ऑल रिस्पेक्ट्स। ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस का मतलब होता है इन ऑल रिस्पेक्ट्स, इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इडियम एंड दैट यू मस्ट नो, राइट। एंड इसको समझने के लिए आप क्या करना है? टू ऑल इंटेंट्स, देखिए ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस का मतलब होता है प्रैक्टिकली स्पीकिंग, है ना। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, ऑल इंटेंट्स एंड स्पीकिंग मतलब प्रैक्टिकली स्पीकिंग, राइट। नेक्स्ट वन इज माइंड वंस पीज एंड क्यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट इडियम्स है। तो माइंड योर पीज एंड क्यूज एंड इंग्लिश लैंग्वेज एक्सप्रेशन, इसका मतलब क्या होता है? माइंड योर मैनर्स, माइंड योर टंग, माइंड योर मैनर्स, है ना। माइंड योर पीज एंड क्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्लीज माइंड योर पीज एंड क्यूज, इसके माने माइंड योर मैनर, बी मैनर्ड, बी कल्चर्ड, बी पोलाइट, है ना, बी हम्बल। माइंड योर लैंग्वेज, देखिए दे भी दिया है, एंड बी ऑन योर बेस्ट बिहेवियर, आप बेहतरीन बिहेवियर के साथ रहें तभी अच्छा होगा। देखिए टू माइंड वंस पीज एंड क्यूज का मतलब टू बिहेव कर्टेसली एंड पोलाइटली, बड़े ही विनम्रता के साथ किसी से बातें करना। टू बी एक्यूरेट एंड प्रिसाइज होना, ठीक है, एकदम एक्यूरेट रहना और प्रिसाइज रहना। ओली ओलाइव ब्रांच माने क्या होता है? ओलाइव ब्रांच का मतलब होता है टू डू आर से समथिंग इन ऑर्डर टू सो दैट यू वांट एंड डिसएग्रीमेंट विद समवन, है ना। मतलब किसी के साथ लड़ाई झगड़ा खत्म करके और शांति स्थापित करने को ही कहा जाता है ओलाइव ब्रांच। ओलाइव ब्रांच बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे मैं और समझाता हूं आपको ओलाइव ब्रांच को। देखिए ये है ना, ओलाइव ब्रांच है, ये एक सिंबल ऑफ पीस हुआ करता था एंशियंट टाइम में। तो होल्ड आउट ऑफर एंड ओलाइव ब्रांच, इसका मतलब क्या होता है? शांति का प्रस्ताव, सम, है ना, समथिंग ऑफेन टू, है ना, एडवर्सरी इन द होप ऑफ ऑब्टेनिंग पीस, कोई ना विपत्ति को टाल करके शांति स्थापित करना, जैसे दो देशों के बीच में घमासान युद्ध चलता रहता है, तो वहां ओलाइव ब्रांच का मतलब देखिए यही है, ओलाइव ब्रांच, एन ऑफर ऑफ पीस, ठीक है। एन ऑफर ऑफ पीस, इसे ही बोलते हैं हम लोग ओलाइव ब्रांच बोलते हैं, ठीक है। गेटिंग? नेक्स्ट है बाइट योर टंग। तो बाइट योर टंग का मतलब क्या होता है? कई बार जो हम कहना चाहते हैं अंदर ही दांत दाब लेते हैं और फिर आगे कुछ कहते ही नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग, कोई चीज कहने से पहले ही अपने को रोक लेना। बाइट योर टंग, नहीं 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 कहेंगे, कहना तो चाहते हैं, कह दें क्या, लेकिन कह देंगे तो इसका अर्थ का अनर्थ भी निकल सकता है, इसलिए हमने बाइट योर टंग मतलब जो बोलना था वो मैंने नहीं बोला, ठीक है। आप देख सकते हैं स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग, कोई चीज कहने से रोकना। अब देखिए एक और बेहतरीन आपको मैं डेफिनेशन देता हूं, इफ यू बाइट योर लिप और योर टंग यू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग दैट यू वांट टू से बिकॉज इट वुड बी द रॉन्ग थिंग टू से इन द सर्कमस्टेंसेस। किसी भी परिस्थिति में कोई शब्द कह देने से कुछ गड़बड़ हो सकता है, इसलिए बाइट योर टंग, है ना। बाइट करना पड़ता है अपने टंग को, अगर आपने बाइट नहीं किया तो आप कुछ गड़बड़ बोल देंगे और सब बेकार हो जाएगा। नेक्स्ट है शेक द डस्ट ऑफ योर शूज। अरे भाई आप कहीं नाराज हो जाते हैं, कहीं गुस्सा जाते हैं, अपना पैर ऐसे ऐसे करके चले जाते हैं, इसका मतलब आप फिर दोबारा कभी नहीं आएंगे, ठीक है। देखिए टू लीव अ प्लेस आर सिचुएशन, कोई प्लेस छोड़ना, सिचुएशन छोड़ना, विद द इंटेंशन दैट, इस इरादे के साथ यू विल नेवर रिटर्न टू इट, फिर आप कभी नहीं आएंगे। आवर जॉब हियर इज डन, इट्स टाइम टू शेक द डस्ट फ्रॉम आवर फीट एंड मूव ऑन। मतलब कोई नौकरी से अगर अपना पैर धूल धाल, ये तब की बातें हैं जब कभी कभी धूल मिट्टियां हुआ करती थी, है ना, और लोग लेबर वगैरह जाया करते थे चौधरी वगैरह के यहाँ,
राइट, और चौधरी पेमेंट नहीं देते थे तो अपना गुस्से में अपना पैर पटक करके धूल झाड़ के चलते थे कि अब मुझे दोबारा आना ही नहीं है यहाँ पर। आपको एक और दिखाता हूं, एंड whomsoever सो एवर शैल नॉट रिसीव यू, जो व्यक्ति आपको सम्मान से नहीं रिसीव करता, नॉर हियर योर वर्ड्स, जो आपके शब्द को नहीं सुनता, when ए डिपार्ट आउट ऑफ दैट हाउस और सिटी, शेक ऑफ द डस्ट ऑफ योर फीट, और उस प्लेस को, उस स्थान को आपको क्या करना चाहिए, when ए डिपार्ट आउट ऑफ दैट हाउस और सिटी, शेक ऑफ द डस्ट ऑफ योर फीट, राइट। अब देखिए नो द रोप्स, यहां देखिए नर्म, नो द रोप्स का मतलब क्या होता है। एक्चुअली ये जो टर्म लिया गया है ये नॉटिकल टर्म्स है, मतलब शिप से, जो पानी के जहाज होती हैं उससे लिया गया है। पानी के जहाज को चलने के लिए जो नाविक हुआ करते थे, ये काम बहुत जरूरी होता कि उनको पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए किस चीज का, कि कहाँ रस्सी बांधनी है, क्या करनी है, कैसे करनी है। तो ये कहावत प्रचलित हो गई कि जो व्यक्ति स्किल्ड होता था, जिसको नॉलेज होता था, वो कहते थे ही नोज द रोप, इसका मतलब कहाँ बांधना, कहाँ छोड़ना, कहाँ क्या करना है। अब प्रेजेंट सिचुएशन में वह व्यक्ति जो नौकरी के बारे में सब कुछ जानता हो तो उसे कहते हैं ही नोज द रोप। तो देखिए क्या होता है कि टू नो हाउ टू डू अ जॉब आर टास्क प्रॉपरली, किसी काम को सही ढंग से जानना, किसे कैसे करना है ना। टू नो द प्रोसीजर ऑफ डूइंग अ जॉब, काम करने के तरीके को जानने को ही कहा जाता है टू नो द रोप। जैसे वी नीड समवन टू टीच द न्यू स्टाफ, समवन हु नोज द रोप्स एंड इज गुड एट एक्सप्लेनिंग थिंग्स, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हर चीज को अच्छे से समझा सके, अच्छे से बता सके। तो नो द रोप्स का मतलब जिस जिस व्यक्ति को पर्याप्त ज्ञान हो, नॉलेज हो, उसी को कहा जाता है नो द रोप। देखिए नो द रोप कहां से आया आप देख लीजिए, टू नो हाउ टू डू अ जॉब प्रॉपरली, टू नो हाउ थिंग्स वर्क एंड हाउ टू गेट थिंग्स डन। पॉसिबली वर्जिन कहां से आप देख लीजिए, मैंने आपको बता दिया है। देखिए क्या है, पॉसिबली डिराइव्स फ्रॉम द डे ऑफ सेलिंग शिप्स, जब जहाजें चलाई जाती थी। सेलर्स लर्न हाउ टू टाई नॉट्स एंड यूज द रोप्स दैट वर अटैच्ड टू द सेल। समझ गए आप? वो उसी सिचुएशन के बने हैं, है ना। यू हैव वर्कड एट द कंपनी फॉर 6 months, यू मस्ट नो द रोप बाय नाउ। आप तो सब कुछ जानते हैं इस कंपनी के बारे में। नेक्स्ट है हाइड वंस लाइट अंडर अ बुशेल, मतलब कोई प्रकाश है, जैसे मान लीजिए बल्ब रखा है और आपने क्या किया, किसी कपड़े से उसको ढक दिया। तो इसका मतलब आप यहां पे इस लाइट को ढकने का आशय क्या है, आप अपने टैलेंट को छुपा रहे हैं। मतलब अपने टैलेंट को छुपाना नहीं चाहिए। जैसे कुछ लोग अपने टैलेंट को छुपाते हैं, बहुत अच्छी पेंटिंग कर लेते हैं, बहुत अच्छी डांसिंग कर लेते हैं, बहुत अच्छी फाइटिंग कर लेते हैं, तो अपने टैलेंट को छुपाते हैं। तो डू नॉट कंसील योर टैलेंट आर एबिलिटीज। तो हाइड वंस लाइट अंडर बुशेल का मतलब होता है कि अपने टैलेंट को छुपाना, है ना। और टैलेंट को छुपाना नहीं चाहिए। डोंट हाइड योर लाइट अंडर अ बुशेल। देखिए हाइड योर लाइट अंडर बुशेल डेफिनेशन क्या होता है, टू कीप योर गुड क्वालिटीज एंड एबिलिटीज सीक्रेट फ्रॉम अदर्स, दूसरे से अपनी क्वालिटीज को सीक्रेट रखना। आप देख सकते हैं डेफिनेशन को, वीडियो को पॉज करके जहां जहां समझे वहां वहां रोक करके सारे डेफिनेशन को आप लिख लें। प्रिंटर्स डेविल का मतलब क्या होता है, एन अप्रेंटिस इन प्रिंटिंग ऑफिस। प्रिंटर्स डेविल का मतलब होता है वह लड़का जो प्रिंटिंग का काम सीख रहा हो, या यंग ट्रेनी लर्निंग द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग, कोई एक ऐसा लड़का जो आर्ट ऑफ प्रिंटिंग सीख रहा हो। ठीक है, तो देखिए आप देख सकते हैं इमेज से भी आपको क्लियर हो जाएगा कि ही इज लर्निंग द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग। तो आर्ट ऑफ प्रिंटिंग मीन्स अ यंग ट्रेनी। ठीक है, नेक्स्ट है राइड रक्षड रक्षहुड ओवर, राइड रघुड रक्षुड ओवर का मतलब क्या होता है, घमंड के साथ चलना, जैसे होता नहीं है ना। राइड रक्षुड ओवर का मतलब होता है राइड रक्षुड ओवर टू डू व्हाट यू वांट विदाउट गिविंग एनी अटेंशन टू अदर पीपल आर देयर विशेस। दूसरे की इच्छाओं का बिना ध्यान दिए ही बस अपने मन का किए चले जाना, इसे बोलते हैं राइड रक्षुड ओवर। तो व्हाट डज इट मीन टू राइड रक्षड, टू बी क्रूएल। तो ऐसे व्यक्ति को क्रूएल ही कहा जाता है, जैसे कि आपको जो मन आए वो कर रहे हैं, जहां मन हुआ बैठ जा रहे हैं, जो सामान तोड़ दे रहे हैं, जो सामान फोड़ दे रहे हैं, अब दूसरे के इच्छाओं का बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हैं आप। ठीक है, तो दिस इज द प्रॉब्लम।
नेक्स्ट है मेक अ मैश ऑफ का मतलब क्या होता है? मेक अ हैश ऑफ का मतलब क्या होता है? टू रूइन, पंगल, है ना, स्पॉयल समथिंग। तो मेक अ हैश ऑफ का जो मीनिंग होगा, जो इडियम्स होगा, इसका मतलब कोई चीज स्पॉयल कर देना, कोई चीज जंबल कर देना, कोई चीज खराब कर देना। तो लिटरल मीनिंग जो इसकी होगी टू स्पॉयल होगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही एग्जाम में आते हैं और बच्चे मिस कर जाते हैं। नेक्स्ट है लोव्स एंड फिशेस का मतलब क्या होता है? भाई रोटी भी हो और मछली भी हो तो जाहिर सी बात है ऐसा व्यक्ति जो होता है वो मैटेरियल गेन चाहता है, मैटेरियल इंटरेस्ट चाहता है ना। जो व्यक्ति देखिए ना भौतिक, है ना, वाद होना चाहिए, भौतिकता होनी चाहिए, मैटेरियल वेल्थ उसके पास होनी चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हैं सोनिया गांधी इज अ सेंट। सोनिया गांधी तो एक महात्मा है, हालांकि है नहीं कि है, अब आई डोंट नो। शी इज नेवर कंसर्न विथ लोव्स एंड ब्रेड्स फिश, क्योंकि सोनिया गांधी को मैटेरियल गेन में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए ब्लाइंड एले का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लाइंड एले? एक इडियम है। तो ब्लाइंड एलाइज में द वे ऑफ एक्टिंग थिंकिंग दैट इज नॉट इफेक्टिव एंड विल नॉट अचीव प्रोग्रेस। ब्लाइंड एले का मतलब होता है कि ऐसी सोच, ऐसी विचारधारणा जिससे कि आप फ्यूचर में प्रोग्रेस कर ही नहीं सकते। ठीक है, सूनर और लेटर दे विल हैव टू रियलाइज दैट दिस इज अ ब्लाइंड एले एंड दैट दे नीड टू रिमार्क देयर ओन स्ट्रेटजीज, रीथिंक देयर ओन स्ट्रेटजी। मतलब ब्लाइंड, ब्लाइंड माने होता है अंधे की तरह, एल माने होता है रास्ता। ब्लंडे की तरह एकदम चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा आगे क्या करोगे आप, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई आइडिया ही ना होना। अब देखिए ट्विडली डम, देखिए लिखा है ट्विडली डम एंड, है ना, ट्विडले डम एंड ट्विडली डी। अब ये एक ऐसा वर्ड ही, दोनों वर्ड ही सिमिलर है। देखिए ट्विडली डम एंड ट्विडले डी। अब इसका मतलब देखिए दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। कभी कभी शादी में आप देखते हैं ना दो ठो वो कार्टून, क्या होता है, कार्टून बने रहते हैं और वही क्या करते हैं आपस में साथ साथ चलते हैं, ठीक वैसे ही है। तो इसका मतलब क्या होता है कि टू पर्सन, दो व्यक्ति, थिंक दैट डिफर ओनली स्लाइटली फ्रॉम ईच अदर, टू ऑफ काइंड्स, दोनों में बहुत थोड़ा सा फर्क, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखाई देगा। दोनों का चेहरा लगभग लगभग सेम है, बस फर्क इतना ही, एक थोड़ा सा ज्यादा मोटा है, एक थोड़ा सा कम पतला है। तो इसका मतलब क्या होता है? टू थिंग्स डिफरेंट ओनली इन नेम, केवल नाम में थोड़ा सा अंतर है, बाकी दिख एकदम जैसे रहे। हालांकि नाम भी, है ना, ट्विडले डम एंड ट्विडले डी, दोनों का नाम भी मैच कर रहा है, लेकिन डिफरेंट ओनली इन नेम, थोड़ा सा नाम में ही हल्का सा अंतर है, बाकी फेस कलर सब कुछ एक जैसा ही आपको दिख रहा है। देखिए नो योर ओनियंस का मतलब क्या होता है? वह व्यक्ति जो ओनियन तक जानता है। लोग कहते हैं ना हमें सब पता है उसके घर में क्या बनता है क्या नहीं बनता है। इसका मतलब इफ समवन सेज यू नो योर ओनियन, इट मींस यू आर एक्सपीरियंस्ड इन समथिंग, यू नो अ लॉट ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, सो रियली इट मींस यू आर क्लेवर। इसका मतलब नो योर ओनियंस का मतलब वह व्यक्ति जो क्लेवर हो, जिसको सारी जानकारी हो। जैसे मैं कहूं आई नो योर ओनियन, इसका मतलब मुझे आपके घर के बारे में सब जानकारी है। आप कहते हैं आई नो योर ओनियन, इसमें रायसर के बारे में सब कुछ जानकारी है आपको। ठीक है, तो नो योर ओनियंस का मतलब हो गया टू बी वेरी क्लेवर, टू हैविंग नॉलेज अ लॉट ऑफ अबाउट सम। अब देखिए वाइल्ड कैट स्ट्राइक का मतलब क्या होता है? वाइल्ड कैट स्ट्राइक, जैसे कि जंगली बिल्ली को कोई भरोसा नहीं कब स्ट्राइक कर दें, वैसे ही ऐसी स्ट्राइक जैसे 10-5 मजदूर बैठ खड़े होकर के स्ट्राइक पे चले गए बिना अपने यूनियन से, यूनियन लीडर जो है बिना उसे सोचे समझे, तो उस स्ट्राइक को कहा जाता है वाइल्ड कैट स्ट्राइक। देखिए लिखा है ना वाइल्ड कैट स्ट्राइक व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट स्ट्राइक दैट नॉट अप्रूव्ड बाय यूनियन। माने ऐसी स्ट्राइक जो आपने यूनियन से अप्रूव नहीं किया, इजाजत नहीं लिया, और आपने क्या कर दिया, स्ट्राइक शुरू कर दिया। तो वाइल्ड कैट स्ट्राइक, अ स्ट्राइक नॉट ऑर्डर्ड बाय लेबर यूनियन बट डन विदाउट प्लानिंग बाय अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स। समझ गए आप? कोई ऐसी स्ट्राइक जो ग्रुप ऑफ वर्कर्स के द्वारा ही शुरू कर दिया जाए बिना यूनियन लीडर के, है ना, इजाजत का। ठीक है, होल्ड अ ब्रीफ फॉर का मतलब होता है आर्ग्यू इन फेवर। एक इडियम है होल्ड अ ब्रीफ फॉर, आर्ग्यू इन फेवर, किसी के फेवर में। मीनिंग टू सपोर्ट आर टू डिफेंड पोजीशन बाय आर्ग्यूमेंट, किसी को आर्ग्यूमेंट के मदद से सपोर्ट करना, फेवर करना और बीच बचाव करना। ठीक है, नेक्स्ट है टू बी वॉइस्ड बाय योर ओन पेटर्ड। ध्यान दीजिएगा,
होएस्ट माने होता है फहरा जाना, उड़ जाना। पेटर्ड माने होता है एक बम, जैसे कि अब बम आपने चलाया है ना, और आप दुश्मन पे फेंकना चाह रहे थे और खुद ही आपके ही पास बच गया और आप ही उड़ गए, यही इसका सेंस है। देखिए लिखा है टू बी किल्ड विथ वंस ओन स्वॉर्ड, अपने ही तलवार से मारा जाना, इसका मतलब अपने ही बम से मारा जाना, इसका मतलब साफ जाहिर है अपनी गलती से अपने को ही नुकसान पहुंचाने को ही कहते हैं कि वास्ट बाय योर ओन पेटर्ड। देखिए यही एक पेटर्ड है, एक बम है, और अपने बम अपने ही जला करके अपने ही उड़ जाना ही इसे कहते हैं वाइस्ट योर ओन पेटर्ड। ठीक है, लिखा है टू बी एंजर्ड, रूइन एंड डिफीटेड बाय वंस ओन एक्शन, डिवाइस और प्लॉट दैट वाज एंड इंटेंडेड टू हार्म अनदर। जैसे कहते हैं कि अगर आप दूसरे के लिए गड्ढा खोदेंगे तो आप खुद ही उसमें गिर जाए, वही समझ लो आप। ठीक है, बम ले जा रहे दूसरे के लिए, पता नहीं मेरे ही हाथ में बोल गया, लाइक दैट। तो आप देख सकते हैं ये जो पैटर्न लिया गया है ये हैमलेट का प्ले है, राइट। हैमलेट पागलपन का बहाना कर रहा था जिससे सब कुछ सही हो जाए, पागलपन के चक्कर में उसकी प्रेमिका मर गई, पागलपन के चक्कर में सारी समस्याएं आ गई। तो लिखिए ये सारे टर्म लिखे हुए हैं, फॉर इट्स द सपोर्ट टू हैव द एन engine वास्ट विद दिस ओन पैटर्न। देखिए विलियम शेक्सपियर की लाइन हैमलेट की है ये, ठीक है। Voiced with his own pattern is a phrase from a speech in William Shakespeare play Hamlet that has become proverbial. The phrase meaning literal that bomb maker is blown up west of the ground by his own bomb. A petard is a small explosive device and indicates an ironic reversal or poetic justice. समझ गए आप? तो petard का मतलब होता है एक्सप्लोसिव बम। नेक्स्ट है बियर एंड स्किटल्स। बियर एंड स्किटल क्या होता है आप देख सकते हैं, बियर एंड स्किटल्स होता है एक प्रकार का क्या होता है, फन एंड प्लेजर के लिए गेम खेला जाता है। तो बेयर एंड स्किटल्स देखिए यही है, बेयर एंड स्किटल्स ये गेम होता है, लिखा भी है ऑल फन एंड प्लेजर इजी एंड प्लेजेंट स्किटल्स इन द गेम ऑफ 9 पिंस, a game similar to bowling for a Sam College was a bear and skittles he wasted a lot of time and money। माने ऐसा गेम जिसमें पर्याप्त रूप से पैसे रुपए खर्च करना, एक तरह से गेम है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रिफ इन द ब्लू। रिफ रिफ्ट इन द लूट, रिफ्ट इन द लूट का मतलब क्या होता है, एक छोटी सी समस्या जो पूरी स्थिति को बर्बाद कर सकती है। भाई एक छोटा सा होल पूरे जहाज को डुबा सकती है। तो बिगिनिंग ऑफ अनहैप्पीनेस हो सकता है, मतलब रिफ्ट इन द लूट का मतलब होता है छोटी सी गलती जो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर दे। तो लिखा है द रिफ्ट इन द लूट। द फ्रेज रिफ्ट इन द लूट मीन्स एन साई ऑफ disharmony between person, especially the first evidence of a quarrel that may become worse। A rift is a crack in an object, है ना। दैट लूट इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। भाई कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसका एक चीज गड़बड़ हो जाए तो सबका सब डिस्टर्ब हो जाता है, आप समझ रहे हैं, है ना। तो देखिए थिन एज ऑफ द वेज ये भी बहुत बेहतरीन है, लेकिन आपको तब समझ में आएगा जब आप इसको स्थिति को समझेंगे। अ थिन एज ऑफ द वेज का मतलब क्या होता है, अ स्मॉल मैटर विच इज लाइकली टू लीड अ बिगर मैटर। एक छोटी सी बात बहुत बड़ी चीज कर दे। मैं आपको इमेज से भी दिखाऊंगा तो आपको और समझ में आ जाएगा, आपने सोचा भी नहीं था लेकिन वो चीजें ऐसी हुई। देखिए ये आप देख रहे होंगे तो एक लोहा है जिसे आप लोग छेनी कहते हैं, और इतनी बड़ी लकड़ी को थोड़ा सा जो लोहा है चुभोते 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 ये पूरे लकड़ी को ही काट डालता है ना। तो इसी को बोलते हैं रिफ्ट इन द लूट। ये रिफ्ट है, ये बड़ा सा लूट लकड़ी का गट्ठर है जिसको काट डालता है। लिखिए क्या, अ माइनर चेन दैट बिगिंस अ मेजर डेवलपमेंट। देखिए लिखा है ना, अ माइनर चेन दैट बिगिंस अ मेजर डेवलपमेंट स्पेशली एंड अनडिजायरेबल वन। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट दे आस्क्ड मी टू पोस्टपोन माई वेकेशन फॉर अ वीक। मेरे बॉस ने मेरे वेकेशन को पहले एक सप्ताह पोस्टपोन किया, फिर क्या किया, एंड देन फॉर अ मंथ, फिर एक महीने के लिए किया, एंड इट्स देन टाइम एज ऑफ द वेज एंड प्रिटी सून टिल अभी अ ईयर। फिर मेरे वेकेशन को एक साल के लिए टाल देंगे। तो समझ गए आप, ये जैसे ये देखते हैं ना आप, छेनी जो है पहले लकड़ी को थोड़ा काटता है फिर थोड़ा काटता है, समय के साथ साथ पूरा लकड़ी ही काट डालता है। आई थिंक गाइज आपको समझ, वेज का मतलब क्या आप जानते हैं, देखिए पीस ऑफ वुड होता है, मेटल लकड़ी भी होता है और मेटल भी होता है, एंड हैविंग वन थिक एंड द टैपरिंग द थिन एज। ठीक है,
आप समझ गए होंगे। तो गाइज आज के इस वीडियोस में मैंने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस को डिस्कस किया। गाइज इफ यू आर न्यू सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and please press the bell icon so you will be notified with our latest videos. One more request guys, please share the link to your friends, near, dear and sweetheart one. And guys, if you really enjoyed, so please like the video, and if not, then you can dislike the video. Alright guys, so thanks for watching this video. Good day all and take care all. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.